हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए तैयार हो जाइए, अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। तो हम लोग करंट अफेयर की क्लास प्लस स्टैटिक जीके की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहली हेडिंग डालिए, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक। तो पहला की पॉइंट हमारा क्या बनेगा? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। हेडिंग डालिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है पहला, तीसरा, छठा और सातवां। तो भारत को जो रैंक मिला है, इंडिया को जो रैंक दिया गया है, लिख लीजिए। इंडिया की जो रैंक है वो है 6th, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 6th रैंक है। क्लियर? इंडियाज रैंक 6th पोजीशन। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान दिया गया है, जिससे जलवायु संकट के प्रति इसकी संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक CRI वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है और इसे पर्यावरणीय जोखिम और जलवायु लचीलेपन की निगरानी के लिए सूचकांकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन होता है, इसमें आपको एक चीज पूछा जाएगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है। तो इसका जो आपको जारी करता है वो है जर्मन वॉच। कौन सी संस्था है? जर्मन वॉच। लिख लीजिएगा इस चीज को। जारी करता कौन है? जर्मन वॉच, ठीक है। जर्मन वॉच इसको जारी करता है। क्लियर? और सबसे अधिक प्रभावित देश की यदि बात करें तो आपका कौन सा है? तो एक तो डोमिनिका है, चीन है, होंडा रूस है, म्यांमार है और इटली है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें दो चीज याद रखनी है बस। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मात्र दो चीज इंपॉर्टेंट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के लिए। पहला तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 6th है। और दूसरी चीज कि इसे जारी कौन करता है, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच जारी करता है। क्लियर? दो चीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद बाकी चीजें हमें नहीं देखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? की पॉइंट बनाएंगे 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। क्या बनाएंगे? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। ऑप्शन है हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर। एक पहला चीज जो इसमें याद रखना है वो याद रखना है इसका क्रम। कौन सा क्रम था? ठीक है, क्रम याद रखिए। कौन सा क्रम था? तो 10वां क्रम था, ठीक है। 10वां क्रम था आपका, ठीक। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन आपका हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज हो गए हमारे पास। एक तो कौन सा क्रम था ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का? तो 10वां क्रम था। और दूसरी चीज कि इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु में हुआ है। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया, ठीक है। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज है हमारे पास। एक तो कौन सा क्रम था? तो 10वां क्रम था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। आइए, संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज लिखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 से मना रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मना रहे हैं? 1975 से, ठीक है। और कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। दूसरा चीज लिखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सेकेंड चीज लिखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब हमारे पास है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे। ये भी लिखिएगा 13 फरवरी, ठीक है। 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वुमेन्स डे। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो चीज है, ठीक है। एक तो क्रम कौन सा है? तो 10वां क्रम था। और दूसरा इसको मनाया कहाँ गया है? तो बेंगलुरु में मनाया गया है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से
संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की, मतलब 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तारीख कौन सी है? तो तारीख है हमारी 8 मार्च, ठीक है। और तीसरी चीज कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी और इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का डेट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में ये घोषणा हुई थी, ठीक है, 1975 में। तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे देखते हैं, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ठीक है, किसने समझौता किया है? सिडबी ने, ठीक है, सिडबी ने समझौता किया है, ठीक है। किसके साथ? यही बताना है, किसके साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ। किस चीज के लिए? हरित वित्त। हरित वित्त आपका जितना भी आप जैसे देखते हो, जैसे कोयला वगैरह है, ठीक है, इनसे क्या होता है? पेट्रोलियम वगैरह, इनसे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो क्या होते हैं? आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। सीएनजी को बढ़ावा दे रहा है। क्यों दिया जा रहा है सीएनजी को बढ़ावा भाई? तो इन्हीं चीज़ों के लिए कि प्रदूषण कम से कम फैले और जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस पर हम डिपेंडेंट रहे। नॉन रिन्यू जैसे कोयला वगैरह है, आप उसका यूज कर लोगे, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो उस पर हमें लिमिटेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ कर जाए, एक अच्छा भविष्य हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाए। क्लियर? तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम? ग्रीन रिसोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सिडबी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के लिए फ्रांस के एएफडी के साथ समझौता किया है। मैंने बताया आपको, तो आप लोग लिख लीजिएगा, सिडबी ने किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। लिखिएगा, सिडबी ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी ने समझौता किया है किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है। सिडबी ने समझौता किया है फ्रांस के साथ, ठीक है। यह धनराशि ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूल प्रथाओं में निवेश के समर्थन करेगी और 2070 तक भारत के कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत 2070 का नेट जीरो कार्बन लेके चल रहा है कि हम कार्बन तटस्थ हो जाएंगे, 2070 का टारगेट है हमारा, तो इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। 2070 का टारगेट है, ठीक है। कार्बन तटस्थता का टारगेट कब है? 2070 का टारगेट लेके भारत चल रहा है। सिडबी का फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग, सिडबी का फुल फॉर्म लिखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म यहाँ बोर्ड पे दिया भी गया है, देख लीजिए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है। स्थापना लिखिएगा इसकी, ठीक है। जब इसकी बात चल रही है तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, ये भी लिख लीजिएगा। $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए समझौता किया गया है, किसके साथ? तो फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। समझौता किसके किसके मध्य हुआ है? सिडबी और फ्रांस के मध्य $100 मिलियन का समझौता हुआ है। सिडबी का फुल फॉर्म याद रखना है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखना है। तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, हेडक्वार्टर लखनऊ है, और फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? की पॉइंट बनाएंगे अपना, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव, ठीक है, जनजातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है, तो लिख लीजिएगा, जनजातियों से संबंधित है ये महोत्सव, ठीक है। जनजातियों के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जनजातियों के लिए, ठीक है। जनजातियों के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और आयोजन हुआ कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्लियर? आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। लिख लीजिए, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया।
इसका उद्घाटन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव भारत की समृद्ध जनजाति विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, भोजन और वाणिज्य का उत्सव है। मतलब जनजातियों से, मैंने आपको बताया ना, जनजातियों के लिए किया जाता है, उनकी शिल्पों को प्रमोट करने के लिए, उनके फूड्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उनके वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये मतलब वो किसी चीज़ में यदि रुचि ले रहे हैं, ठीक है, वो कुछ कर रहे हैं यदि, तो उसको ऐसे तो कोई नहीं देखेगा, उसको ऐसे कोई प्रमोट नहीं करेगा। तो उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है आदि महोत्सव का आयोजन करके कि आइए, यदि आप कुछ ऐसा विशेष चीज़ है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, यदि आप कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो आइए, उसको यहाँ पर आपको मंच दिया गया है, प्रमोट कीजिए। आप कोई सामान बना रहे हैं, कुछ आप खिलौने बना रहे हैं, कोई वस्त्र डिजाइन कर रहे हैं, तो आइए यहाँ पे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको बेच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, जनजातियों के लिए विशेष रूप से किया जाता है, ये आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्लियर है। एक चीज़ और लिखिएगा, इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है। जनजातीय कल्याण से जुड़ी हुई एक संस्था है, जनजातीय कल्याण से जुड़ी हुई एक संस्था है ट्राइफेड, TRIFED। स्थापना 1987 में हुई थी। इस ट्राइफेड की स्थापना लिख लीजिएगा, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ये भी लिख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना होती है, जनजातीय कल्याण से जुड़ी हुई एक संस्था है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन है? ट्राइफेड है। आयोजनकर्ता जरूर लिखिएगा, आयोजनकर्ता कौन है? ट्राइफेड है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्लियर है, सारी बातें बता दी मैंने इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओ पहला, ठीक है, जहां पहला आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय, ठीक है, ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, की पॉइंट हो जाएगा हमारा, पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय। पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 18 फरवरी को नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के मौसम भवन में, ठीक है। मौसम भवन जो है आपका, जो मौसम वगैरह से वेदर रिलेटेड जो आपको अपडेट्स देता है, वहां पर आपको क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर। यह अनूठी पहल भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल की यात्रा का जश्न मनाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में आपको क्या किया गया है? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, पहली चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली चीज जो आपको लिखनी है, तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। दूसरी चीज जो आप लोग को लिखना है, वो लिखना है कि 150 साल, एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। एग्जाम को यदि क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना होगा तो ये स्टेटमेंट डाल देगा। तो मौसम विज्ञान विभाग का क्या हो चुका है? 150 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 150 साल मौसम विज्ञान विभाग का कंप्लीट हो चुका है। अब जब मौसम विज्ञान विभाग की बात आई है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये करता क्या है? सभी लोगों को पता है, विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान, ये सारी चीज़ें, ये जो भी मौसम से रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ वगैरह मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को बताना, पूर्वानुमान करना, क्या क्या सावधानियाँ रखी जा सकती है, ये सारे अपडेट्स आपको मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था ये लिख लीजिए, 1875 में इसका गठन होता है, तभी तो 150 साल हुए ना। 1875 में इसका गठन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी लिख लीजिएगा। तो ये 4 चीज आपको इसमें लिखना है, ठीक है। हेडिंग क्या बनाया आपने? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, पहला, ठीक है, पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150 साल कंप्लीट हुआ, इसके उपलक्ष्य में हुआ है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार की पॉइंट बना लीजिए, ये आप लोग इसके नाम से परिचित होंगे, बाफ्टा। ठीक है, बाफ्टा फिल्म फेयर पुरस्कार 2025, बाफ्टा 2025 हेडिंग बना लीजिए, बाफ्टा 2025 हेडिंग बना लीजिए। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। ठीक है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, बस आपको बहुत सारे अवार्ड होते हैं इसमें, लेकिन आपको बस बेस्ट फिल्म याद रखना है। तो बाफ्टा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या सब है। तो बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, बाफ्टा बेस्ट फिल्म में कॉन्क्लेव लिख लीजिए, सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, बेस्ट फिल्म लिखिए। क्लियर? बेस्ट एक्टर लिख लीजिए, मे भी पूछ ले, एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्टर लिख लीजिए एड्रियन ब्रॉडी, बाकी चीजें हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, बेस्ट फिल्म लिखिए और बेस्ट एक्टर लिखिए, बस दो चीज आप लिख लीजिए। बाफ्टा 2025 पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने का। बेस्ट एक्टर फिर भी कहीं पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, दो चीज लिख लीजिए। बेस्ट एक्टर में लिख लीजिए एड्रियन ब्रॉडी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पॉइंट बनाइए। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा का मतलब होता है जो इस शरीर जैसे दिव्यांगजन होते हैं ना, उन्हीं को वो इस खेल में भाग लेते हैं। ठीक है, जो भी दिव्यांगजन लोग होते हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं, इसी को हम लोग पैरा एथलेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो दिव्यांगजन लोग इस एथलेटिक्स खेल से जुड़े हुए हैं वो इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में लिखिएगा। पहला पॉइंट कि कौन सा क्रम है? तो 23वां क्रम है। पहली चीज लिखनी है हमें, कौन सा क्रम है? 23वां क्रम है। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आयोजन इसका चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, चेन्नई में हो रहा है, लिख लीजिए, आयोजन इसका चेन्नई में हो रहा है। तो पहली चीज जो हमें लिखनी है वो लिखनी है क्रम कौन सा है? तो 23वां क्रम है। और दूसरी चीज, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो चेन्नई में हो रहा है। क्लियर? भारत के लगभग 1500 पैरा एथलेटिक मंगलवार से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रही 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हो रहा है? चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। क्लियर? कुछ आप प्रमुख जैसे पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं, जैसे कि सुमित अंतिल का नाम जानते होंगे, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, मनोज सभापति का नाम जानते होंगे। ठीक है, मनोज सभापति का नाम जानते होंगे, व्हील चेयर रेसिंग में भाग लेते हैं। मनोज सिंगराज का नाम जानते होंगे, मरियप्पन थंगावेलू है, होकाटो सेमा है, नवदीप सिंह भाला फेंक, इनको कौन नहीं जानता है? ठीक है, इनको कौन नहीं जानता है नवदीप सिंह को? ठीक है, और योगेश कथुनिया चक्का फेंक में शामिल है। तो आप इन प्लेयर्स के जो प्रमुख जो पैरालंपिक से संबंधित प्लेयर्स है, ये उनके नाम है जो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, बाकी बहुत से प्लेयर इसमें भाग लेने वाले हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको दे देगा कि सुमित अंतल का नाम दे देगा और लिख देगा ये किस खेल से संबंधित है। तो फेमस प्लेयर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद रखिएगा। कुछ प्रमुख आपको पैरालंपिक खिलाड़ी के नाम मैंने यहाँ पे स्टैटिक के पॉइंट से दे दिए हैं। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, इसको नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी है। ठीक है, आते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब चुनाव आयोग के नए जो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, नए जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपको ज्ञानेश कुमार। ठीक है, वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चुनाव आयोग की बात हमारे भाग 15 में की गई है, भाग 15 में की गई है। आइए विशेष रूप से इसको देख लेते हैं, फिर जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो लिख लीजिएगा। पहले तो लिखिए, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। पहला पॉइंट लिखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्रम याद रखिएगा 26वें है। ठीक है, 26वें है। ठीक है, 26th है। पहला चीज़ तो ये लिखिएगा। दूसरा चीज़ लिखिएगा, इसके सीईसी कौन है? इसके सीईसी ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और ज्ञानेश कुमार अभी इस पद पर बैठे हैं। ठीक है, तो नए सीईसी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इसके अलावा 2 उपचुनाव आयुक्त भी होते हैं, आपको पता होगा।
2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं, जैसा कि हम लोग आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं, सॉरी आर्टिकल भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि एक मुख्य चुनाव होगा, आयुक्त होगा, और उसके 2 अन्य चुनाव आयुक्त उसकी सहायता के लिए होंगे। तो एक तो हमारे पास कौन थे, सुखबीर सिंह संधू थे, लिख लीजिएगा। 2 अन्य में लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट बनाइएगा। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, एक तो विवेक जोशी है, एक कौन है, विवेक जोशी है, और दूसरा कौन है, सुखबीर सिंह संधू। तो विवेक जोशी की नियुक्ति अभी हुई है, ठीक है, विवेक जोशी की नियुक्ति आपको अभी हुई है, ठीक, इनके साथ ही हुई है विवेक जोशी की नियुक्ति। और एक कौन है आपके, सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, ज्ञानेश कुमार जी है, और अन्य चुनाव आयुक्त में 2 है आपके, एक विवेक जोशी जी है और एक सुखबीर सिंह संधू जी है, ठीक है। गठन कब हुआ था, तो 1950 में आपको चुनाव आयोग का गठन होता है, ठीक है। गठन कब हुआ है, 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लिख लीजिएगा इसको। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग का गठन इसी दिन हुआ था, क्लियर। और संविधान का भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है, और 324 से लेके आर्टिकल 329, तो ये सारी चीजें आपको इससे संबंधित थी जो मैंने आपको बतला दी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। गठन 1950 में हुआ था 25 जनवरी को, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 18 वर्ष यदि आपकी आयु कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोग वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वोटिंग करने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और आज से करंट अफेयर क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली, कवर कर ली। जो चीज़ आप लोगों ने लिखा है उसको रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे आपको जो भी क्लासेस चलती है उसके PDFs वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। आपको न्यूज़ों से अप टू डेट रखा जाता है वहाँ पे, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।